नो वन वांट्स यू टू बी हेल्दी। कोई नहीं चाहता कि तुम हेल्दी रहो, इसलिए तुम्हें कोई सच्चाई बताता ही नहीं। अगर कोई सच्चाई बता भी दे, आइदर वो गायब हो जाएगा, नहीं तो उसको बोला जाएगा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। लेकिन फिर भी हेल्थ आउटकम तो पूरी होते जा रहा है ना। डिजीजेस तो बढ़ रहे हैं बिकॉज वी आर रनिंग बिहाइंड टू क्योर द डिजीजेस, नॉट टू आइडेंटिफाइंग दैट रूट कॉज। लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आप इसको नेचुरली कैसे कर सकते हो। अगर तुम नेचुरली कर लोगे तो मेडिसिन कैसे बिकेगा? उनके पास मेडिसिन है ना तुमको देने के लिए कि ये खा लो ना वेट लॉस हो जाएगा, ये कर लो ना इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी इंसुलिन को सेंसिटिव हो जाएगा, ये खा लो ना तुम्हारा बीएमआर एकदम बढ़ जाएगा। मेटफॉर्मिन का प्रेस्क्रिप्शन बढ़ रहा है, फिर भी टाइप 2 डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ रहा है। एसएसआरआई का प्रेस्क्रिप्शन बढ़ रहा है, फिर भी डिप्रेशन बढ़ रहा है। स्टैटिन्स का प्रेस्क्रिप्शन बढ़ रहा है, फिर भी लोगों का मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है। ओजेम्पिक का यूजेस बढ़ रहा है, फिर भी लोगों का ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ते ही जा रहा है। अगर एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो, अगर ये सिस्टम का लूप से निकलना चाहते हो, पहले तुम्हें तो बीमार होने के लिए छोड़ देंगे, फिर जब बीमार हो जाओगे तब तुम्हें ट्रीट या क्योर करेंगे। अगर इस लूप से निकलना है ना, तो ये वीडियो को ध्यान से देखो। पता नहीं कब ये वीडियो उड़ जाएगा, तो अच्छा है कि डाउनलोड करके रख लेना। ये दुनिया प्रॉफिट से चलता है। सिर्फ 2024 में पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री का सेल था मोर देन $3 ट्रिलियन। फार्मास्यूटिकल का सेल था मोर देन $1.8 ट्रिलियन। इसको मिला दोगे ना तो इंडिया का जीडीपी से ज्यादा है। तो ये लोग ना इतना छोटा माफिया नहीं है, समझ रहे हो? हम हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज, कैंसर होने तो क्यों वेट करते हैं, जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्लेक बिल्डअप इन आर्टरीज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये सब को ठीक कर सकते हैं। हम यहाँ तक भी क्यों वेट करें, जब हम मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन को ठीक कर सकते हैं। हम मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन होने तक भी क्यों वेट करें, जब हम माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को ठीक कर सकते हैं। समझ रहे हो? अच्छा, जब कोई मेटाबॉलिज्म बोलता है तो तुम क्या सोचते हो? कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, यानी कितने कैलोरीज अंदर जा रहे हैं और कितने कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं। ये इतना सिंपल नहीं है। और आज तक जो तुम सुनते आ रहे हो ना, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, ये पूरा सच नहीं है। हम दो लोगों का एग्जांपल लेते हैं, दोनों ही 2000 कैलोरीज पर डे लेते हैं और दोनों का वेट ही 60 kg है। मगर पहले वाला इंसान मेटाबॉलिकली हेल्दी है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया पीक पे काम कर रहा है क्योंकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, और दूसरे वाला इंसान अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीता है। इसका मतलब उसका एनर्जी कन्वर्जन इतना एफिशिएंट नहीं है। तो पहले वाला इंसान का वेट सेम रहेगा, लेकिन दूसरा वाला इंसान का धीरे धीरे वेट गेन होगा, सेम कैलोरीज खाने के बावजूद भी। यहाँ पे आपको दो वर्ड सुनने को मिला होगा, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है मेटाबॉलिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल का पावर हाउस है, जो फूड एनर्जी को ह्यूमन एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसी प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म ही हर चीजों का फाउंडेशन है, मेटाबॉलिज्म ही लाइफ है। और मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू 2 out of 3 डेथ। हर 3 इंसान जो आज मर रहे हैं ना, उसमें से 2 इंसान ये मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन की वजह से मर रहे हैं। मैंने पहले जो 2-3 वीडियोस बनाया था, उसमें से आप लोग का कमेंट्स देखा तो आप लोग पूछ रहे थे कि बीएमआर को कैसे इंक्रीज किया जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को कैसे इंप्रूव किया जाए। और बहुत सारे लोग ये बोले थे कि हम खाना तो कम खा रहे हैं फिर भी क्यों मोटे हो रहे हैं, हम वेट लॉस करना चाहते हैं फिर वेट लॉस क्यों नहीं कर पा रहे, इसका रीजन क्या है। तो ये सब चीजों का ना कोई एक मैजिक की नहीं है या कुछ मैजिक सप्लीमेंट नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए ना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये वीडियो को पूरा एंड तक देखो, सब कुछ समझ पाओगे। आपको पता होना चाहिए हर किसी का बॉडी अलग होता है, हर किसी का बॉडी यूनिक तरीके से काम करता है। मैं इस वीडियो में आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि ये खा लो ना वेट लॉस हो जाएगा, ये कर लो ना इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी इंसुलिन को सेंसिटिव हो जाएगा, ये खा लो ना तुम्हारा बीएमआर एकदम बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपको वे बता रहा हूँ। और जिसको रास्ता पता है मंजिल दूर नहीं होता है। आवर बॉडी हैज मोर देन 300 मेजर सेल टाइप्स। और डिस्टो मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हम हर सेल को अच्छे से खाना नहीं दे रहे, अच्छे से एनर्जी नहीं दे रहे, वो स्टार्व कर रहे। सो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये सेल्स ना कुछ सिम्टम्स दिखाने शुरू करते हैं। हर टाइप का सेल अलग अलग सिम्टम्स दिखाते हैं। जब हमें सिम्टम्स दिखता है तब हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिकेशन खाते हैं और बहुत सारा पैसा उड़ाते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट। मैंने पहले ही बोला था कि ये सिस्टम प्रॉफिट से चलता है। मोर देन 90% ऑफ टाइम हम रूट कॉज को ट्रीट ही नहीं करते हैं। जो मेडिसिन जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं ना, मैक्सिमम टाइम वो आइदर सिम्टम्स के लिए होता है, नहीं तो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए होता है। हम रूट कॉज को कभी भी ट्रीट नहीं करते हैं। अल्टीमेटली वी आर इग्नोरिंग द फाउंडेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स।
दैट इज मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। पता है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम में ना अभी 100 से भी ज्यादा स्पेशलिटीज है, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी से लेके यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी तक। हेल्थ केयर में ना हम बहुत ज्यादा इनोवेशन कर रहे हैं, ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट से लेके होमोलोगस ट्रांसप्लांट तक, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी से लेके रोबोटिक्स तक। लेकिन फिर भी हेल्थ आउटकम तो पूरी होते जा रहा है ना, डिजीजेस तो बढ़ रहे हैं, बिकॉज वी आर रनिंग बिहाइंड टू क्योर द डिजीजेस, नॉट टू आइडेंटिफाइंग दैट रूट कॉज और टू प्रिवेंट दैट रूट कॉज। मेटफॉर्मिन का प्रेस्क्रिप्शन बढ़ रहा है, फिर भी टाइप 2 डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ रहा है। SSRI का प्रिस्क्रिप्शन बढ़ रहा है, फिर भी डिप्रेशन बढ़ रहा है। स्टैटिन्स का प्रिस्क्रिप्शन बढ़ रहा है, फिर भी लोगों का मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है। ओजेम्पिक का यूजेस बढ़ रहा है, फिर भी लोगों का ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि हम मेटाबॉलिक फंक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम। मैं यहाँ पे कोई भी डॉक्टर्स, नर्सेस या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट हमारा सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। और मैं सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल का दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं आप में से ही एक हूँ। ऐसा नहीं कि हम हॉस्पिटल जाए ही मत या डॉक्टर्स के पास जाए ही मत। सोचो तुमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तुम तो एंटीबायोटिक लोगे ना, हॉस्पिटल जाओगे ना। सोचो तुमको कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया जैसे हेपेटाइटिस, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, उनसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा ना। सोचो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसे थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, तो आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा ना। या सोचो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, डायबिटीज, कैंसर, ये ऑलरेडी हो गया है आपको, तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा ना। हम यहाँ पे सिर्फ प्रिवेंशन का बात कर रहे हैं कि इस सब चीजों को होने से पहले कैसे रोका जाए। अगर हो गया है तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। साथ साथ अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे और ये वीडियो को देखोगे, मेरे बात सुनोगे, तो मैं भी आगे जाके धीरे धीरे तुम अपना इंप्रूवमेंट करवा सकते हो। हमारे बॉडी के सारे इश्यूज ना मेनली 3 चीजों की वजह से होता है: माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये चीजों को ठीक करने के लिए कोई मैजिक ट्रीटमेंट या मैजिक सप्लीमेंट नहीं है, ये बहुत सारे छोटे छोटे चीजों से रिलेटेड है। तो हमको वो सारे छोटी छोटी चीजों को ठीक करना पड़ेगा। हमारा ना हेल्थ को लेकर सोच थोड़ा गलत है, इसलिए हम कभी हेल्दी नहीं हो पाते। हम ना अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये एनवायरनमेंट से अलग है, लेकिन हमको पता नहीं है वी आर द पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट। हम अलग नहीं है, वी आर जस्ट ए प्रोसेस। हम खाना, पानी, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और उसको प्रोसेस करके ह्यूमन एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ह्यूमन एनर्जी मीन्स एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हमारा बॉडी यूज कर सकता है जिंदा रहने के लिए, डेली एक्टिविटीज करने के लिए। यू कैन से इट्स ATP। तो हम अगर एक प्रोसेस है, तो अगर हम खराब चीजें अंदर डालेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म इतना एफिशिएंट हो ही नहीं पाएगा ना। हमारा सेल्स वो चीजों से एफिशिएंटली ह्यूमन एनर्जी प्रोसेस ही नहीं कर सकता। हमको 7 मिलियन ईयर्स लग गए हमारा क्लोजेस्ट एंसेस्टर अफ्रीकन होमिनिन से आज का मॉडर्न इंसान बनने में। इसका मतलब जेनेटिक्स टेक्स सेंचुरीज टू इवॉल्व। मिलियन ईयर्स छोड़ दो, हम जो 100-200 साल पहले ही कैसे जीते थे? ना कोई रोड था, ना कोई व्हीकल। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर हम पैदल ही जाया करते थे। पहाड़ चढ़ना, ट्री चढ़ना, ये तो कॉमन स्किल्स था। हमारे खुद के मसल्स हमारा हथियार हुआ करते थे। शाम 6 बजते ही सो जाते थे, क्योंकि उस टाइम कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। जस्ट लास्ट 100 ईयर्स में ना हमारा लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, ये टेक्नोलॉजी का इनोवेशन की वजह से। हमारा लाइफस्टाइल तो चेंज हो गया, लेकिन हमारा जेनेटिक्स, हमारा DNA, हमारा केमिकल प्रोसेसेस चेंज नहीं हुए। नाउ इंस्टेड ऑफ होल रियल फूड वी आर ईटिंग प्रोसेस्ड फूड, फूड फिल्ड विद पेस्टिसाइड्स। स्लीपिंग पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, इसलिए सर्केडियन रिदम का हालत खराब है। हमारा मूवमेंट पैटर्न इतना खतरनाकली खराब हो गया है कि हम 80% टाइम इधर सो के नहीं तो बैठ के बिता देते हैं। लोग सुबह 1-2 घंटे जिम जाके सोचते हैं कि मेरा एक्सरसाइज हो गया, लेकिन पहले तो हम हमेशा एक्सरसाइज करते थे, सोने तक एक्सरसाइज ही करते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। तभी थोड़ी गाड़ी था, तभी थोड़ी ऐसा सिस्टम था, हर टाइम हमको काम करना पड़ता था वो मसल्स को यूज करके ना। सिर्फ इतना ही नहीं, आवर टाइम इन नेचर हैज चेंज्ड आल्सो। आप याद करो लास्ट टाइम कब आप धूप पे निकले थे बिना सनस्क्रीन के? याद करो लास्ट टाइम कब आप एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे थे? कब आप पार्क में बिना सू के चले थे? आजकल हमारा फूड एंड डेली यूज सामान में से ना 80,000 टॉक्सिन्स हमारा बॉडी में जाता है डेली। पहले सिर्फ 2 स्ट्रेस हुआ करता था कि कैसे हम जिंदा रहे, कैसे हम खाना खाए, लेकिन आजकल हर मिनट, हर सेकंड एक एक नया स्ट्रेस पैदा हो रहा है। हम स्ट्रेस में ही जी रहे हैं। हम आजकल 95% टाइम घर के अंदर ही बिता देते हैं।
तो बाहर का टेम्परेचर वेरिएबिलिटी स्किन को पता ही नहीं है, इसके वजह से हमारा टेम्परेचर एडॉप्शन भी कम होते जा रहा है। तो बॉडी ये सब कैसे हैंडल करेगा? It's directly hurting our mitochondria. Then progressively, mitochondrial dysfunction, insulin resistance, inflammation, oxidative stress, obesity, visceral fat, and at last, non-communicable diseases. If mitochondria are not able to process pyruvate properly, पायरुवेट मीन्स एक ग्लूकोज का एक प्रिकॉसर है, तो सेल का एनर्जी नीड फुलफिल नहीं होगा ना, तो अभी सेल नीड्स मोर ग्लूकोज, मोर एनर्जी। इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस बढ़ेगा, बॉडी में लिपिड बिल्डअप होगा, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक मेन प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक वार्निंग साइन है कि सेल बोल रहे आई एम नॉट ओके। यहाँ पे जो नॉन मेडिकल्स है ना, उनको मैं शॉर्टली समझा देता हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। जब हम कोई भी खाना खाते हैं, वो खाने से ग्लूकोज यानी शुगर हमारा ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जर्व होता है, यानी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, लेकिन ये सेल के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन का जरूरत है। इंसुलिन को एक की तरह समझ लो, जब इंसुलिन जाके सेल का जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उस पर अटैच होता है, तब जाके ग्लूकोज के लिए सेल का दरवाजा ओपन होता है और ग्लूकोज सेल के अंदर जा पाता है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो इसका मतलब सेल अभी इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। पहले सेम अमाउंट ग्लूकोज को सेल के अंदर डिस्पोज करने के लिए जितना इंसुलिन चाहिए होता था, अभी उससे ज़्यादा लग रहा है, और धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बढ़ता है और इंसुलिन का रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी प्रॉब्लम होता है पैनक्रियाज को, क्योंकि पैनक्रियाज का बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। पैनक्रियाज का बीटा सेल को अभी और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट करना पड़ता है। तो धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आता है पैनक्रियाज का बीटा सेल भी थक जाता है और डैमेज हो जाता है। उसी स्टेज को हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। तभी हमको मेडिकेशन, इंसुलिन ये सब का जरूरत पड़ सकता है। सो ये सब ना हो, अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब वी नीड मोर माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सिंगल सेल। सेकंड, वी नीड ईच माइटोकॉन्ड्रिया टू बी मोर फंक्शनल, जो ज्यादा काम करे। थर्ड, वी नीड ईच फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। 3 वेज में अचीव कर सकते हैं। पहला, बाय प्रमोटिंग माइटोफाजी। माइटोफाजी का मतलब जो डेड या काम नहीं करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि वो काम का कुछ नहीं है ना। मैंने फास्टिंग और ऑटोफाजी वाला वीडियो में बताया था ना कि हमारा बॉडी सेल खुद ब खुद को ठीक कर सकता है, खुद का डेब्रिस खुद निकाल सकता है। भूल गए क्या? देखो वो वीडियो देख लो। सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। इसका मतलब हमारा बॉडी नया माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मेशन करेगा। थर्ड है बाय इंप्रूविंग माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूजन। बहुत सारे एफिशिएंट माइटोकॉन्ड्रिया मिलके साथ में काम करेंगे तो वो और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूजुअली हम जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तब हम माइटोकॉन्ड्रिया बायोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, क्योंकि तभी ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो हर सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होता है। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च बताता हूँ आपको। ये रिसर्च में टोटल 3 ग्रुप ऑफ पीपल को कंसिडर किया गया था। पहला ग्रुप ऑफ पीपल जो दिन में सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं और वो एक ही साथ कर लेते हैं, यानी सुबह और शाम को कर लेते हैं, लेकिन 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल दिन में 3 बार नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वॉकिंग किया ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो खाने के बाद करते हैं, मीन्स ब्रेकफास्ट के बाद 20 मिनट, लंच के बाद 20 मिनट और डिनर के बाद 20 मिनट करते हैं। वो भी टोटल 1 घंटा ही करते हैं। तीसरा ग्रुप ऑफ पीपल वो हर आधे घंटे में 1-2 मिनट का कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे नॉर्मल वॉकिंग हो गया, कुछ स्ट्रेच कर लिए, सिटअप्स कर लिए, लेकिन हर 30 मिनट्स में 1-2 मिनट के लिए करते हैं। लेकिन उनका भी टोटल कैलकुलेट करो तो वही 1 आवर एक्सरसाइज ही होता है पूरा दिन भर में, ठीक है। तीनों ग्रुप ही पूरा दिन में 1 ही घंटे एक्सरसाइज किए हैं, लेकिन थर्ड ग्रुप जो हर 30 मिनट्स में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, उनका ओवरऑल इंसुलिन एंड ग्लूकोज लेवल बाकी ग्रुप से बहुत अच्छा था। और जो ग्रुप सुबह सिर्फ 1 आवर ही एक्सरसाइज किए थे और दिन भर बाकी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उनका रिजल्ट दोनों के कंपैरिजन में सबसे वर्स्ट था। आई एम नॉट सेइंग कि सुबह जिम मत जाओ या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मत करो। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि मसल्स हमारा बॉडी का नेचुरल फार्मेसी है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तब हमारा मसल से मायोकाइन रिलीज करता है, जो हमारा बॉडी के लिए नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज कर लिए सुबह और दिन भर इनएक्टिव रहे तो ज्यादा फायदा होता ही नहीं है। क्यों बताता हूँ। इट्स ग्रेट टू बी एक्टिव इन एवरी 30 मिनट्स और 1 आवर। अगर नहीं हो पाता है, एटलीस्ट जब आप खाना खा रहे, कुछ भी खाना खा रहे, उसके बाद 10-15 मिनट का सिंपली चल के आ जाओ या सिंपली कुछ नॉर्मल एक्टिविटी कर लो। तब क्या होता है ना, ग्लूकोज डिस्पोजल बहुत अच्छा होता है। और हफ्ते में 2-3 बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज गुड एनफ, एंड हफ्ते में 2-3 आवर्स ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग लाइक रनिंग, स्विमिंग इज गुड एनफ। लेकिन हम सुबह कितने भी एक्सरसाइज कर ले, हमको नीड को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उससे हम बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न करने वाले हैं।
नीट मीन्स नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो हमको दिन भर एक्टिव रहना पड़ेगा, स्पेशली कुछ खाना खाए तो उसके बाद तो जाके घूम के आना ही पड़ेगा। सोचो आप ये वीडियो देख के कुछ आज से कुछ शुरू कर रहे हैं, या आपको आपका मेटाबॉलिक हेल्थ का करंट स्टेटस जानना है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट है। ये जो सारे टेस्ट मैं अभी बताऊंगा, इसको आप अच्छे से जानना भी चाहिए और अच्छे से समझना भी चाहिए, क्योंकि इसको आप खुद मॉनिटर करने वाले हो आगे। पहला है फास्टिंग ब्लड शुगर, FBS। इट शुड बी अराउंड 80 to 90 mg per deciliter। सेकेंड है फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड्स, शुड बी लेस देन 150 mg per deciliter। थर्ड है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वुमेन में मोर देन 40 होना चाहिए, मेल में मोर देन 50 होना चाहिए। फोर्थ है टोटल कोलेस्ट्रॉल, शुड बी लेस देन 200। फिफ्थ है HbA1c, शुड बी लेस देन 5.7। सिक्स्थ है वेस्ट सर्कम्फेरेंस, ये यूजुअली मेन के लिए लेस देन 90 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड फीमेल के लिए लेस देन 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट टू हाइट रेशियो लेस देन 0.5 होना चाहिए। सेवेंथ है ब्लड प्रेशर, इट शुड बी इन नॉर्मल रेंज। एट्थ है टोटल कोलेस्ट्रॉल टू HDL रेशियो, शुड बी लेस देन 3.5:1। नाइन्थ है ट्राइग्लिसराइड्स एंड HDL रेशियो, should be less than 2 in mg per deciliter units and should be less than 0.9 in mole per liter units। 10th है HOMA-IR, should be less than 2। मैं यहाँ पे आपका थोड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करता हूँ। जब भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है ना, तो लोग यूजुअली सोचते हैं कि मैं फैट खाना कम कर दूंगा, मैं तेल खाना कम कर दूंगा। लोग इसको फैट के साथ जोड़ते हैं, फैट खाने के साथ जोड़ते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ट्राइग्लिसराइड्स इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आपका TG ज्यादा है तो आपको कार्ब इंटेक कम करना पड़ेगा, स्पेशली रिफाइंड एंड प्रोसेस कार्ब्स। सो आपको ये सारे बायोमार्कर्स को समझना पड़ेगा। अगर आप इसको समझ गए और एक बार टेस्ट कर लिए, उसके बाद रिजल्ट को नोट करो और धीरे धीरे लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस करो, और कुछ दिन के बाद रीटेस्ट करके देखो आप किस तरफ जा रहे हो, अच्छे की तरफ जा रहे हो या बुरे की तरफ जा रहे हो, तो उस हिसाब से नेक्स्ट मॉडिफाई करो। तो अभी आते हैं, सोचो किसी का कुछ गड़बड़ है, किसी को मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए। हमारा मेटाबॉलिज्म ना 7 चीजों की वजह से इंपैक्ट होता है। यू कैन से 7 पिलर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म: फूड, स्लीप, मूवमेंट, इमोशनल हेल्थ, टॉक्सिन्स, रिलेशनशिप विद लाइट, रिलेशनशिप विद टेम्परेचर। तो मैंने पहले जैसे बोला था कि लाइफ एक प्रोसेस है। तो एवरीडे व्हाट वी आर ईटिंग, एवरीडे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चेंजिंग द प्रोसेस एवरीडे। हम जो खाना खा रहे हैं ना, उससे हम बॉडी सेल्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। फूड नॉट ओनली टेल्स आवर सेल व्हाट टू डू, फूड आल्सो चेंजेस आवर गॉट माइक्रोबायोम। और मैंने पहले बहुत सारा वीडियोस में बताया है कि हमारे बॉडी में हमारे खुद का सेल से ज्यादा हमारे बॉडी में बैक्टीरिया रहते हैं, और ये हमारा बॉडी का बहुत सारा प्रोसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आइदर इन ए गुड वे और इन ए बैड वे। ये डिपेंड करता है कि कितना हेल्दी और कितना डाइवर्सिफाइड माइक्रोबायोम हमारे गट में है। हमें हमारे खाने में ना 6 चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। Obviously there is much more to focus, but mainly 6 चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए: फाइबर, omega-3 फैटी एसिड्स, हाई क्वालिटी प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। पता है ये कैलोरीज एंड ऑल तो बाद में आता है, बट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी और हमारा हंगर सिस्टम ना बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। कभी देखा है जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं, कोई कभी ज्यादा मोटा हो जाए या ज्यादा पतला हो जाए, ऐसा कभी होता है? क्यों नहीं होता? सोचो हमारा स्टोमक का एक साइज है और सबका स्टोमक का साइज ना डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट एंड ऑल। तो हम जब रियल एंड होल फूड खाते हैं ना, तो हमारा बॉडी को पता है कि कब इस बंदे को रोकना है करके, मीन्स खाने से। बॉडी को पता है कि भाई मेरे को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट अभी मिल गया, अभी हंगर को सप्रेस कर दो। बॉडी हंगर को सप्रेस करने के लिए सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स को रिलीज करता है, और बॉडी को पता है मेरे को कितने कैलोरीज मिल रहा है और नेक्स्ट एनर्जी मेरे को कब चाहिए होगा और कब इसको हंगर फील करवाना है। बट हम जब प्रोसेस फूड खाते हैं ना, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाता है, ये सिस्टम फेल हो जाता है। हम फूड प्रोसेसिंग में ना फूड को ऐसा सेपरेट कर रहे हैं दैट नेवर मेंट टू बी सेपरेटेड लाइक दैट। जैसे हम एंडोस्पर्म को ब्रांच से सेपरेट करके मैदा बना रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं, हम आर्टिफिशियल स्वीटनर, प्रिजर्वेटिव, सिंथेटिक कलर्स, ऐसे क्या क्या ऐड कर देते हैं। जैसे हम होल फ्रूट्स को नहीं खा के उसका जूस एंड स्मूदी बना रहे हैं। ये जूसिंग प्रोसेस में ना हम सॉल्युबल फाइबर को तोड़ रहे हैं, इनसॉल्युबल फाइबर को निकाल के फेंक रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स कार्ब को सिंपल कार्ब बना रहे हैं। उसके बाद जूस जब पीते हैं ना, बॉडी में सिंपल कार्ब फटाक से एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि उसके साथ फाइबर नहीं है। फाइबर ना सिर्फ प्रीबायोटिक्स नहीं होते हैं, फाइबर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को भी स्लो कर देते हैं। जूस के बदले हम जब नेचुरल या होल फ्रूट खाते हैं ना, तो ये सिर्फ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को ही डिले नहीं करवाते, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स। जब सैटिस्फैक्टरी हार्मोन रिलीज होते हैं ना, तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए उतना मिल गया है, अब तुम हंगर को रिड्यूस कर दो।
हमारा इंटेस्टिनल लाइनिंग पे ना न्यूट्रिएंट सेंसर होते हैं। When we eat right, वो न्यूट्रिएंट सेंसर क्या करते हैं ना, शॉर्ट टर्म सैटिस्फैक्टरी हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे GLP-1। हमारा बॉडी में ना कुछ लॉन्ग टर्म सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे लेप्टिन जो फैट सेल से रिलीज होता है एंड इंसुलिन जो पैनक्रियास से रिलीज होता है। सैटिस्फैक्टरी हार्मोन क्या है, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो ये हमारा हंगर को कंट्रोल करते हैं। अगर सैटिस्फैक्टरी हार्मोन तुम्हारा ठीक ठाक रिलीज हो रहा है तो तुम ओवर ईटिंग नहीं करोगे, ज्यादा क्रेविंग नहीं होगा तुम्हारा शुगर का। मैंने आपको बताया था कि लेप्टिन फैट सेल से रिलीज होता है। सो जो ओबेज पर्सन जो होते हैं, जिनका बॉडी का फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, तो उनका बॉडी ना लेप्टिन रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जितना ज्यादा फैट उतना ज्यादा लेप्टिन। अगर बहुत ज्यादा टाइम तक ऐसा होता है तो ब्रेन स्टॉप लिसनिंग टू लेप्टिन। इस स्टेज को बोलते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेकिन अच्छा बात यह है कि जो गॉड डिराइव्ड सैटिस्फैक्टरी हार्मोन होते हैं ना, जैसे GLP-1, ये काम करते रहते हैं। इससे बॉडी रेजिस्टेंस नहीं होता है। इसलिए चाहे तुम जितना बीमार हो, जितना रेजिस्टेंस हो, तुम अगर कोई हाई फाइबर हाई प्रोटीन वाला खाना खा लेते हो तो तुम बहुत टाइम तक हंगर फील नहीं करते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म सैटिस्फैक्टरी हार्मोन जैसे GLP-1 एंड बहुत सारे हैं, ये सब रिलीज होते हैं। तो सोचो, हम हमारा क्रेविंग्स को कम करना चाहते हैं, कैलोरी इनटेक कम करना चाहते हैं, हंगर को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम GLP-1 के ऊपर फोकस कर सकते हैं ना। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड मोर L cell in intestinal lines. Each L cell should make more GLP-1, and third, we should inhibit DPP-4. DPP-4 एक एंजाइम है जो GLP-1 को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अगर हम DPP-4 का एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं तो GLP-1 ज्यादा टाइम तक काम कर सकता है ना। लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आप इसको नेचुरली कैसे कर सकते हो। अगर तुम नेचुरली कर लोगे तो मेडिसिन कैसे बिकेगा? उनके पास मेडिसिन है ना तुमको देने के लिए। DPP-4 इनहिबिटर सुना होगा, सीटाग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन। जो लोग डायबिटिक है ना वो सुने होंगे, वो ये मेडिसिन, ये दवाई खाते हैं और जो DPP-4 इनहिबिटर होता है। सेकंड है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसका एक एग्जांपल है ओजेम्पिक। आजकल बहुत सारा सेलिब्रिटी ये ओजेम्पिक लेके अपना वेट कम नहीं कर रहे। ओजेम्पिक का क्रेज इतना बढ़ गया है कि ओजेम्पिक इज सून गोइंग टू बी द हाईएस्ट ग्रोसिंग मेडिसिन इन द हिस्ट्री। तो उनके पास दवाई है तो नेचुरली कैसे करें, क्यों बताएंगे तुमको, लेकिन मैं बताऊंगा ना। फाइबर सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करता है, ये और भी बहुत कुछ करता है। तो ये प्लांट फाइबर जब गट में जाता है, ये प्रीबायोटिक्स है ना, गॉट बैक्टीरिया का खाना है ये। तो ये जब गट में जाता है तो गॉट बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, इसको फर्मेंट करके एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड अल्टीमेटली एल सेल का नंबर बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है पॉलीफिनॉल्स। इसको भी गॉट बैक्टीरिया फर्मेंट करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये भी एल सेल बढ़ाने में हेल्प करता है। ग्रीन एंड ब्लैक टी, कॉफी, कलरफुल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस लाइक क्लोव, सिनामन एंड स्टार एनाइस में ये पॉलीफिनॉल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो सेकंड है, हम GLP-1 का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है अमीनो एसिड्स लाइक ग्लूटामिन GLP-1 प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। इसलिए एल ग्लूटामिन का सप्लीमेंट नहीं लेते लोग। अश्वगंधा के नाम सुने हो, अश्वगंधा भी GLP-1 प्रोडक्शन इंक्रीज करने में हेल्प करता है। बहुत सारे रिसर्च पे ये पाया गया है कि थाइलाकॉइड्स आल्सो सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द GLP-1 प्रोडक्शन। और स्पिनाच इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ थाइलाकॉइड। 100 ग्राम स्पिनाच में आपको 5 ग्राम तक थाइलाकॉइड मिल जाएगा। तो ये सब चीजों को ध्यान देके हम GLP-1 प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना है जब बोलते हैं कि तुम जब ज्यादा शुगरी और ज्यादा प्रोसेस फूड खाते हो तो तुमको और ज्यादा क्रेविंग होता है। इस चीजों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। यूजुअली तुम सोचोगे हम ज्यादा मिठाई खाएंगे तो क्रेविंग ज्यादा कैसे होगा, हमारा तो पेट भर जाएगा ना, लेकिन ऐसे नहीं होता है। सोचो तुम एक बार में 5 गुलाब जामुन खा गए तो तुम्हारा ब्लड शुगर ना सडनली स्पाइक होगा, मीन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इतना ज्यादा ब्लड शुगर जब बढ़ जाएगा, पैनक्रियास उसको सेंस करेगा तो पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इसका मतलब इंसुलिन में भी एक स्पाइक आएगा। तो इंसुलिन क्या करेगा, ये सारे ब्लड ग्लूकोज को सेल के अंदर डिस्पोज करने लगेगा। तो इतना बड़ा इंसुलिन स्पाइक के वजह से ना हमारा ब्लड ग्लूकोज इतना गिर जाएगा कि हमारा बेसलाइन सोचो 80 mg है, उससे नीचे गिर जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया। मीन्स हम बहुत ज्यादा मिठाई खा लिए, सडन ब्लड शुगर स्पाइक हुआ, सडन इंसुलिन स्पाइक हुआ, वो इंसुलिन सारे ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल दिया, ब्लड शुगर एकदम से क्रैश हुआ, हमारा बेसलाइन से भी नीचे चला गया। तो ब्लड शुगर जब इतना क्रैश होगा, बेसलाइन से भी नीचे चला जाएगा ना, तो बॉडी ये सेंस करेगा कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि ब्लड में शुगर कम है। तो बॉडी क्रेविंग करवाएगा और ज्यादा शुगरी फूड खाने के लिए, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो ये मैकेनिज्म ऐसे काम करता है। तो तुम जितना ज्यादा शुगरी फूड, जितना ज्यादा प्रोसेस फूड खाओगे और ज्यादा खाते जाओगे। फूड के बाद आता है स्लीप। स्लीप कितना जरूरी है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम सोते हैं ना, बॉडी रिपेयर मोड में जाता है, बॉडी में ऑटोफेजी ट्रिगर होता है। अगर ऑटोफेजी के बारे में और जानना है ना, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। थर्ड है मूवमेंट। मूवमेंट के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे आपको मील के बाद चलना चाहिए,
कितना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कितना एंडोरेंस ट्रेनिंग करना चाहिए। फोर्थ में आता है इमोशनल हेल्थ। स्पेशली ना हमको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को ट्रिगर कर सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। हम जब स्ट्रेस होते हैं ना तो बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करता है। बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, कॉर्टिसोल की सारे लोग बदनाम करते रहते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल आ गया, ये हम मोटा हो जाएंगे, कॉर्टिसोल की वजह से ओबेज हो रहे हैं। लेकिन कॉर्टिसोल तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है ना, उसका क्या बेचारे का दोष क्या है। आजकल हम बहुत छोटी छोटी बातों से स्ट्रेस हो रहे हैं। इसका रीजन ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल मीडिया, पुअर इमोशनल कनेक्शन, ये सब है। हम आजकल जिंदगी जी ही कहाँ रहे हैं, हम फ्यूचर में या पास्ट में होते हैं, यानी हम हर वक्त स्ट्रेस में होते हैं। लेकिन पहले का जमाने में ना स्ट्रेस सिर्फ 2 रीजन की वजह से आता था। आइदर हमको खाना नहीं मिल रहा है, मेरे को खाना ढूंढना है, मेरे को भूख लग रहा है, नहीं तो मेरे को जिंदा रहना है, कोई आने वाला अटैक किया, कुछ भी अटैक किया, मेरे को जिंदा रहना है। तो पहले के जमाने में 2 रीजन की वजह से वह स्ट्रेस आता था। तो जब स्ट्रेस होता है तब कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल 2 चीजें करता है। पहला है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मींस नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस जैसे प्रोटीन, फैट से वो ग्लूकोज बनाता है। सेकंड है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मींस लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है ना, उससे अभी फिर से ग्लूकोज बनाने लगता है। तो बॉडी इतना ग्लूकोज क्यों बनाता है? क्योंकि आपको पता होगा ब्रेन का ना प्राइमरी फ्यूल होता है ग्लूकोज, और हम जब स्ट्रेस में होते हैं तब दिमाग ज्यादा काम करना चाहिए ना, दिमाग अच्छे से काम करना चाहिए ना। तो बॉडी इसलिए ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज स्टॉक करके रखता है, क्योंकि ब्रेन को लगातार फ्यूल मिलता रहे, तुम अच्छे से सोच सको और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल जाओ। सिर्फ ये नहीं, कॉर्टिसोल स्लाइटली इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ट्रिगर करता है, ताकि ब्लड में जो ग्लूकोज घूम रहे हैं ना, वो मसल या बाकी सेल्स के अंदर नहीं जा पाए, वो सिर्फ ब्रेन ही यूज कर पाए अच्छे से, बाकी सेल थोड़ा कम यूज करे तो चल लेगा। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारा जान बचाने के लिए या हमको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकालने के लिए। लेकिन तो हर मिनट हर सेकंड स्ट्रेस्ड होंगे, हर दिन गुस्सा आके किसी के ऊपर चिल्लाओगे, तो हर मोमेंट तुम्हारा कॉर्टिसोल रिलीज होगा ना, तो ये बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। फास्टिंग भी हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। बहुत सारे रिसर्च में भी ये पाया गया है कि हमारा ईटिंग विंडो जितना कम होगा, जितना कम आवर्स का होगा, उतना हमारा ग्लूकोज और इंसुलिन लेवल अच्छा होगा। लेकिन हम इंडियंस क्या करते हैं ना, सुबह 7-8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं और रात को 10-11 बजे डिनर करते हैं। तो ईटिंग विंडो देखो, हमारा 16 आवर्स का ईटिंग विंडो है। बिकॉज ईटिंग विंडो जितना बड़ा होगा ना, हम उतना ज्यादा टाइम इंसुलिन और ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में एक्सपोज कर रहे हैं, और हम बॉडी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे कि ये ग्लूकोज और इंसुलिन को ठीक करे। हम खाते ही जा रहे हैं, बॉडी जैसे ठीक करना शुरू करता है, फिर 4 घंटे बाद और कुछ खा रहे हैं, फिर ग्लूकोज स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक, समझ रहे हैं ना। तो रिसर्च सजेस्ट करते हैं कि ईटिंग विंडो कम होना चाहिए। लेकिन सडनली तुम 16 आवर्स में खा रहे थे, अभी सडनली 6 आवर में सारा खाना खा लूंगा, ऐसे नहीं, धीरे धीरे कम कर सकते हो ईटिंग विंडो। यूजुअली 8 to 10 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो इज परफेक्ट। और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च बताता हूँ, अगर आप सेम मील मॉर्निंग 8:30 में खाते हो और रात 8:30 में खाते हो, मीन्स मैंने 500 कैलोरी का मील खाया, सेम चीजें मॉर्निंग में खाया, सेम चीजें रात में खाया, तो मॉर्निंग मील शोज लोअर ग्लूकोज एंड इंसुलिन रिस्पॉन्स। इसका 3 रीजन है। पहला है कि वी आर मोर एक्टिव इन डे टाइम, तो हमारा नीट होते रहता है, नॉन एक्सरसाइज रिलेटेड थर्मोजेनेसिस होते रहता है। सेकंड है, हमारा जेनेटिक्स ही ऐसा है कि हम सनलाइट में खाना खाते आ रहे हैं, रात में सोते आ रहे हैं। थर्ड में, सम स्टडी शोज कि मेलाटोनिन आल्सो इंपेयर इंसुलिन सेंसिटिविटी। हम जब सोते हैं तो मेलाटोनिन रिलीज होता है ना, तो सोचो 8:30-9 बजे खाना खाए, फिर तभी तो मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है, और सो गए और भी रिलीज होगा, तो वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंपेयर करता है, मींस तभी थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रिगर होता है। तो यूजुअली इसलिए बोला जाता है कि 6-7 बजे से पहले तुम्हारा सारे मील कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद लाइट। हम सनलाइट में आजकल जाता ही नहीं है, क्योंकि हमको कोई बोल दिया कि हमको स्किन कैंसर हो जाएगा। सनलाइट ना पूरा आर्ट का एनर्जी सोर्स है, तो ऐसा नहीं कि हम जाएंगे तो स्किन कैंसर हो जाएगा। और हम सोचते हैं क्या सनलाइट सिर्फ विटामिन डी के लिए जरूरी है ना, तो हम विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लेंगे, बाहर बेकार धूप में क्यों जाएंगे। तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ मेरे चैनल पे, आप देख लेना कि सनलाइट क्या क्या हेल्प करता है हमारा बॉडी के लिए। सिर्फ इतना नहीं, लास्ट में रिलेशनशिप विद टेम्परेचर। हम माइटोकॉन्ड्रिया से तो बात नहीं कर सकते ना, हम कैसे बात करते हैं? हम जो खाना खाते हैं, हम अगर टेम्परेचर से एक्सपोज होते हैं, हम अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, इसी तरह ही हम माइटोकॉन्ड्रिया से बात करते हैं। तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा, लोग आइस बात लेते हैं, कोल्ड शावर लेते हैं। तो ये करके ना हम डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया को बोल रहे हैं, भाई अभी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर, क्योंकि तेरे को टेम्परेचर सही रखना है, मैं आइस में जा रहा हूँ। इन सारी चीजों से माइटोकॉन्ड्रिया बहुत एक्टिव होते हैं। तो अल्टीमेट क्रॉक्स ये है कि प्रेडिक्ट फेल्यूर ऑफ सिस्टम एंड फिक्स इट रादर देन वेटिंग फॉर ए ब्रेकडाउन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। डिस्क्रिप्शन में कुछ पीडीएफ मिल जाएगा जिसको लोग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज लेके सेल कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वो फ्री मिल जाएगा। कुछ चीजें समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए।
और आगे किस चीज के ऊपर तुमको वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट करो। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार। ऐसे लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए ना बहुत सारा रिसर्च लगता है, एडिटिंग में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा मेहनत लगता है। तो लाइक दे दोगे तो खुश हो जाऊंगा मैं। और बेसिक किसी दरकार नहीं, ओडिया पिला ना गोटे लाइक खुशी।